सेकंड चांस अध्याय 1 से 3 का समेकित हिंदी सारांश। भूमिका रॉबर्ट कियोसाकी की किताब सेकंड चांस फॉर योर मनी योर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड एक गहरी और विचारोत्तेजक पुस्तक है जो हमारे वर्तमान वित्तीय तंत्र, पूंजीवादी व्यवस्था और आम लोगों की वित्तीय जागरूकता के बीच के अंतर को उजागर करती है। यह पुस्तक न केवल व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित है बल्कि वैश्विक आर्थिक असमानता, इतिहास की पुनरावृत्ति और भविष्य में आने वाले अवसरों को समझने में भी हमारी सहायता करती है। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम अतीत और वर्तमान को सही रूप से समझ लें तो भविष्य को बेहतर तरीके से आकार दे सकते हैं, और यही सेकंड चांस की संकल्पना है। अध्याय 1 आर्थिक संकट को समझना। वित्तीय चेतावनी की घंटी। पहले अध्याय में कियोसाकी मौजूदा वैश्विक वित्तीय संकट की तह में जाते हैं। वे बताते हैं कि 2008 का आर्थिक संकट केवल एक संकेत था, असली संकट तो अभी भी बाकी है। यह अध्याय एक वेकअप कॉल की तरह है जो पाठकों को नींद से जगाने का काम करता है। लेखक का मानना है कि हमारे शिक्षा प्रणाली ने हमें वित्तीय रूप से तैयार नहीं किया है। स्कूलों में हमें गणित, विज्ञान और साहित्य पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। इसके परिणामस्वरूप अधिकतर लोग नौकरी पाने और वेतन पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि धन कैसे काम करता है। कियोसाकी कहते हैं कि हम एक ऐसे आर्थिक सिस्टम में जी रहे हैं जो फिएट मनी सरकार द्वारा घोषित मूल्यहीन मुद्रा पर आधारित है, न कि असली संपत्ति जैसे सोना या चांदी पर। यह प्रणाली अस्थिर है और इसकी जड़ में है बैंकों और सरकारों की मिलीभगत। उन्होंने 1971 के उस ऐतिहासिक क्षण का जिक्र किया जब अमेरिका ने सोने के मानक को त्याग दिया और डॉलर को फिएट करेंसी में बदल दिया। इसके बाद से ही मुद्रा का मूल्य सरकार के निर्णयों और बैंकों की छपाई नीतियों पर निर्भर हो गया। इस अध्याय में लेखक हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में धन और भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं। क्या हम अपने पैसे को ऐसे निवेश कर रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए सुरक्षा बन सके, या फिर हम केवल नौकरी और वेतन के भरोसे बैठे हैं? वह चेताते हैं कि आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से लाखों नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसे में केवल वही लोग सुरक्षित होंगे जो वित्तीय रूप से शिक्षित हैं और जो आर्थिक चक्र की दिशा को समझते हैं। अध्याय 2 3 प्रकार के मस्तिष्क, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी 3 मानसिक अवस्थाओं की बात करते हैं: भूतकाल की सोच, वर्तमान की सोच और भविष्य की सोच। यह अध्याय दर्शाता है कि एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का सीधा संबंध उसकी मानसिकता से होता है। भूतकाल की सोच वाले लोग अक्सर पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं, जैसे नौकरी पाना, पैसा बचाना और सेवानिवृत्ति के लिए जमा करना। वे अपने माता पिता या पूर्वजों के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन आज की दुनिया में यह सोच पुरानी हो चुकी है। जिस दुनिया में वे नियम काम करते थे, वह बदल चुकी है। वर्तमान की सोच वाले लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। वे सामाजिक मीडिया, समाचार और बाजार की वर्तमान प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर निर्णय लेते हैं। उनकी वित्तीय योजनाएं अल्पकालिक होती हैं। वे उपभोक्तावाद में फंसे होते हैं और तात्कालिक सुख को प्राथमिकता देते हैं। भविष्य की सोच वाले लोग दूरदृष्टि रखते हैं। वे उन बदलावों को पहचानते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं और उसी अनुसार खुद को तैयार करते हैं। वे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, अपनी वित्तीय शिक्षा पर निवेश करते हैं और अवसरों को पहले पहचान लेते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि आज का समय ऐसा है जहां भविष्य की सोच रखने वाले ही सफल हो सकते हैं।
इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करना होगा। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। केवल पुराने तरीकों या सामाजिक धारणाओं पर भरोसा करना अब हमें आगे नहीं ले जा सकता। बदलाव तेज है और केवल मानसिक रूप से लचीले लोग ही उसे अपनाकर समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 3 अतीत से सीख वित्तीय इतिहास से सबक। तीसरा अध्याय हमें इतिहास की ओर लौटाता है और यह दिखाता है कि कैसे अतीत में आर्थिक संकट बार बार आते रहे हैं और हर बार उन्होंने एक ही बात सिखाई है, जो लोग तैयार होते हैं वे लाभ उठाते हैं, जो नहीं होते वे पीड़ित होते हैं। कियोसाकी यहाँ पर कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं, जैसे 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, जब शेयर बाजार क्रैश हो गया और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। 1971 का डॉलर गोल्ड डिस्कनेक्ट, जिसने फिएट मनी युग की शुरुआत की। 2008 का सबप्राइम मॉर्गेज संकट, जिसने विश्वव्यापी मंदी ला दी। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि संकट कोई अपवाद नहीं है, वे चक्र की तरह आते हैं। और हर बार जब संकट आता है तो वह दो चीजें साथ लाता है, खतरा और अवसर। अधिकांश लोग केवल खतरा देखते हैं और डर के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अवसर को पहचानते हैं और सेकंड चांस को अपनी सफलता में बदल लेते हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय संकट केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वे एक आंतरिक जागरूकता की परीक्षा भी हैं। इतिहास ने हमें कई बार चेतावनी दी है, लेकिन हमने अक्सर उसे नजरअंदाज किया है। अगर हम अतीत से नहीं सीखते तो हम वही गलतियां दोहराते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अमीर लोग वित्तीय संकट को एक अवसर के रूप में देखते हैं और गरीब लोग उसे त्रासदी के रूप में। इसका मूल कारण है वित्तीय शिक्षा की कमी। अमीर लोग जानते हैं कि संकट के समय निवेश कहाँ करना है, कौन से एसेट्स खरीदने हैं और कैसे जोखिम को प्रबंधित करना है। समग्र विश्लेषण 3 अध्यायों की अंतर्धारा। इन 3 अध्यायों में रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक सुसंगठित चेतावनी और अवसर का मिश्रण देते हैं। वह यह नहीं कहते कि संकट से डरें, बल्कि वह कहते हैं कि यह आपका दूसरा मौका है। अगर आप अब भी वित्तीय साक्षरता पर ध्यान दें तो आप न केवल भविष्य के संकट से बच सकते हैं, बल्कि उसमें समृद्धि भी पा सकते हैं। कियोसाकी हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम वित्तीय इतिहास को समझें और उससे सीखें, वर्तमान आर्थिक संरचना की सीमाओं को जानें और भविष्य को लेकर रणनीति बनाएं। उनकी यह सोच स्पष्ट है कि शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि वह केवल नौकरी पेशा लोगों को तैयार करती है, न कि उद्यमियों, निवेशकों या वित्तीय रूप से स्वतंत्र लोगों को। अध्याय 4 वर्तमान अवसर, वर्तमान आर्थिक परिवेश के अनुसार ढलना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी आर्थिक परिवर्तनशीलता के समय में मौजूद अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की महत्ता पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया अब पुराने औद्योगिक युग से बदलकर सूचना युग में प्रवेश कर चुकी है। यह परिवर्तन न केवल तकनीक को प्रभावित कर रहा है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और धन के सृजन के तरीकों को भी। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली आज की आर्थिक चुनौतियों के लिए अप्रासंगिक होती जा रही है। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी पाने की शिक्षा देते हैं, न कि पैसे के बारे में समझ प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोग अच्छे पदों पर कार्यरत होने के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं। वे इस प्रणाली की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह हमें केवल कर्मचारी बनने के लिए प्रशिक्षित करती है, न कि स्वामी या निवेशक बनने के लिए।
वर्तमान में तकनीक और वैश्वीकरण ने दुनिया को छोटा बना दिया है और जिनके पास वित्तीय शिक्षा है वे इस परिवर्तन का लाभ उठा सकते हैं। उद्यमिता, निवेश, डिजिटल संपत्तियां, क्रिप्टोकरेंसी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र आज के आर्थिक परिवेश में अवसर बन गए हैं। लेकिन इनका लाभ वे ही लोग उठा सकते हैं जिनके पास उपयुक्त ज्ञान और समझ है। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है कि संकट में भी अवसर छुपे होते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच और कौशल को समय के अनुसार ढाल लेते हैं वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। लेखक इस समय को एक दूसरा मौका कहते हैं, एक अवसर पुराने आर्थिक ढांचे से निकलकर नए युग में अपनी स्थिति मजबूत करने का। अध्याय 5 भविष्य के लिए तैयारी, दीर्घकालिक वित्तीय स्थायित्व का निर्माण। अध्याय 5 में लेखक भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए अभी से तैयारी करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पारंपरिक सुरक्षा जैसे कि पेंशन, नौकरी की स्थिरता या सरकारी योजनाएं अब वैसी भरोसेमंद नहीं रहीं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि व्यक्ति स्वयं अपनी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करे। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे आज की दुनिया में सेफ कहलाने वाला मार्ग यानी स्किल्ड, एकेडमिक, फेडरल एम्प्लॉयमेंट अब सच में सुरक्षित नहीं रहा। पहले के समय में लोग नौकरी करके पेंशन पर निर्भर रहकर सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन अब यह प्रणाली जर्जर हो चुकी है। इसलिए वे 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर देते हैं। 1. स्वनिर्भरता, व्यक्ति को अपनी आय और संपत्ति का निर्माण खुद करना चाहिए। केवल एक नौकरी या एक स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। 2. 3. वित्तीय योजना, लंबी अवधि के लिए निवेश और योजना आवश्यक है। केवल आय बढ़ाना काफी नहीं, उसे संरचित और सुरक्षित भी रखना जरूरी है। 4. 5. आर्थिक विविधीकरण, विविध निवेश विकल्पों को अपनाना जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और डिजिटल संपत्तियां। 6. 7. जोखिम प्रबंधन, जोखिम से बचना नहीं बल्कि उसे समझकर रणनीति के साथ उसका प्रबंधन करना ही स्मार्ट निवेशक की पहचान है। 8. कियोसाकी कहते हैं कि दीर्घकालिक स्थायित्व केवल तभी संभव है जब हम पैसे की भाषा समझें, उसका प्रबंधन करें और पैसे को हमारे लिए काम करने दें। वे असली संपत्ति, रियल एसेट्स जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति को झूठी संपत्तियों, फेक एसेट्स से अलग करने की सलाह देते हैं, जिनका मूल्य केवल कागजों पर होता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम आज कितना सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और किन आर्थिक मूल्यों को अपनाते हैं। अध्याय 6 वित्तीय शिक्षा की भूमिका, स्वयं और दूसरों को सशक्त बनाना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय शिक्षा को आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बताते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य शिक्षा जैसे गणित, विज्ञान, भाषा तो मिलती है, लेकिन धन, निवेश, कर प्रणाली और ऋण प्रबंधन जैसी वास्तविक जीवन की जरूरी बातें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। यह कमी ही लोगों को आज के आर्थिक संकटों की ओर धकेलती है। कियोसाकी के अनुसार एक व्यक्ति तब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह पैसे के नियमों को नहीं समझता। इस ज्ञान को वे वित्तीय बुद्धिमत्ता कहते हैं, जो 4 स्तंभों पर आधारित होती है। 1. लेखा ज्ञान, अकाउंटिंग, अपनी आय, खर्च, संपत्ति और देनदारियों की सही समझ। 2. 3. निवेश ज्ञान, इन्वेस्टिंग, धन को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़े। 4. 5. बाजारों की समझ, मार्केट्स, आर्थिक प्रवृत्तियों, मांगा पूर्ति और जोखिम के संकेतों को समझना। 6. 7. कानूनी ढांचे की जानकारी, लॉ, टैक्स, कंपनी कानून, सुरक्षा नियम जैसे कानूनी पहलुओं की समझ जो आपकी संपत्ति की रक्षा करती है। 8.
कियोसाकी इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि केवल स्वयं सशक्त होना काफी नहीं है, हमें अपने परिवार, खासकर बच्चों को भी वित्तीय शिक्षा देनी चाहिए। वे मानते हैं कि माता-पिता, शिक्षक और समुदाय यदि इस शिक्षा को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियां आर्थिक रूप से कहीं अधिक सशक्त हो सकती हैं। वे दूसरों को सिखाओ ताकि तुम भी सीख सको की बात करते हैं। इस प्रक्रिया में साझा ज्ञान और जागरूकता पूरे समाज की आर्थिक सेहत को बेहतर बना सकती है। अध्याय 7 दूसरे मौके को अपनाना, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक रास्ता। इस अंतिम अध्याय में लेखक पाठक को प्रेरित करते हैं कि वे अतीत की गलतियों, सामाजिक मान्यताओं या डर से मुक्त होकर अपने आर्थिक जीवन की बागडोर खुद संभालें। सेकंड चांस यानी दूसरा मौका का तात्पर्य सिर्फ एक और प्रयास से नहीं, बल्कि एक पूरी सोच और जीवन शैली के परिवर्तन से है। कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने स्वयं कई बार आर्थिक विफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उसे सीखने का माध्यम बनाया। यही वे अपने पाठकों को भी सिखाना चाहते हैं, असफलता से डरने के बजाय उससे सीखें और आगे बढ़े। वे ई एम्प्लॉई से बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर बनने की मानसिकता अपनाने की बात करते हैं, जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध कैश फ्लो क्वाड्रेंट मॉडल में बताया था। उनका मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने को तैयार हों, निर्णय लेने में संकोच न करें और लगातार सीखते रहें। कियोसाकी यह भी स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, वह आंतरिक रूपांतरण से शुरू होता है, सोच, दृष्टिकोण, आदतें और आत्मविश्वास। वे कहते हैं कि जिन लोगों के पास आज भी समय, ऊर्जा और जिज्ञासा है, उनके पास यह दूसरा मौका अभी भी मौजूद है। इस अध्याय का सार यह है, अब भी देर नहीं हुई है। अगर आप सीखने, बदलाव लाने और कार्यवाही करने को तैयार हैं, तो आप भी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।